हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से फिर से आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। हमारी जिंदगी के बहुत जरूरी एलिमेंट्स में से एक है हमारी वर्क लाइफ और हमारा करियर। करियर को शायद गलतफहमी समझा जाए कि बहुत सारे लोग करियर में नहीं होते, कोई वोकेशन में होता है, कोई किसी चीज में होता है जिसे वो प्यार करता है करना और वो उसे करियर नहीं समझते। लेकिन चलो, जो भी हो तुम्हारी वर्क लाइफ, जो भी हो तुम्हारा कर्म स्थान, जो भी हो तुम्हारी वो जगह जहां तुम काम कर रहे हो, तुम कोशिश कर रहे हो रोजी रोटी कमाने की या नाम कमाने की या समाज में कुछ योगदान देने की, जो भी हम कर रहे हैं वो हमारी जिंदगी का बहुत ही जरूरी एलिमेंट है। और इसीलिए हमें इस दुनिया में एक नई पारी के साथ भेजा गया है कोई किरदार निभाने के लिए। और उस किरदार में एक काम, एक वोकेशन, एक योगदान, जो भी हम काम या करियर या सर्विस के रूप में करते हैं वो बहुत ही जरूरी है। और वो मोक्ष या मुक्ति से भी गहरे रूप से जुड़े होते हैं। और इसलिए जब हम पैदा होते हैं, कुंडली हमें कुछ प्रवृत्तियां देती है, कुछ अवसर देगी, कुछ संभावनाएं और मैनिफेस्टेशन देगी। अब ये हम पर है कि हम उन मैनिफेस्टेशनों का कैसे इस्तेमाल करते हैं, उन संभावनाओं का इस्तेमाल करते हैं। और इसलिए गहराई से देख पाने के लिए कि वो कौन सा एरिया है जो दिव्य ऊर्जा हमें दे रही है, वो परम ऊर्जा हमें अवसरों और संभावनाओं के तौर पर दे रही है, तो 2-3 तरीके हैं उन वर्क एरियाज को, करियर एरियाज को, कर्म स्थानों को देखने के। एक तरीका है D1 से ही, लग्न चार्ट से ही, जन्म कुंडली से ही 10वें भाव की प्लेसमेंट देखना, वो कहाँ प्लेस है, वो कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है। दूसरा है D10 चार्ट देखना, दशमांश या दशमसा, और फिर दशमसा चार्ट में देखना कि लग्न लॉर्ड क्या है, 10वें भाव का लॉर्ड क्या है और वो कैसे प्लेस है, कैसे मैनिफेस्ट हो रहे हैं। मैंने दशमसा पे एक वीडियो बनाया है, प्लीज वो देख लेना। और मैंने करियर और वर्क पे 2-3 वीडियोस भी बनाए हैं, प्लीज वो भी देख लेना। और मैंने करियर और वर्क को नक्षत्रों से भी जोड़ा है, मैंने उन्हें अमात्य कारक से भी जोड़ा है, तो वो भी देख लेना कि उन सब में से हर एक तुम्हारे वर्क एरिया पर कुछ न कुछ बारीक रोशनी डालता है और वो अलग अलग संभावनाएं भी पेश करते हैं। तो कभी कभी हमारा एक ही करियर या काम नहीं होता, हमारे कई हो सकते हैं, तो उनमें से हर एक तुम्हें ये भी बताएगा कि क्या संभावनाएं हैं, क्या अवसर है। और कभी कभी हम उन सारे अवसरों का फायदा उठाते हैं। कभी कभी D1 चार्ट हमें कुछ बताता है और हम उस दिशा में जाते हैं, फिर जब दशा बदलती है तो हम उस दिशा में जा सकते हैं जो वो बताते हैं। वो आपस में बातें भी करते हैं, वो तालमेल भी बनाते हैं, तब भी जब तुम अपना करियर या अपनी वोकेशन बदल रहे होते हो। और जैमिनी परिप्रेक्ष्य से एक और बहुत ही जरूरी एलिमेंट है करकामसा। और जैमिनी ज्योतिष वो भी है जिसके बारे में पराशर ने बहुत कुछ कहा है। उन्होंने करकों को और भाव विभाजन चार्ट्स को भी बहुत अहमियत दी है। तो चलो जैमिनी परिप्रेक्ष्य से, करकामसा परिप्रेक्ष्य से देखते हैं कि वो कौन सा एरिया है जो करियर, वोकेशन, योगदान या कर्म स्थान के लिए एक संभावना के तौर पर सामने खड़ा होता है। अब करकामसा का परिप्रेक्ष्य क्या है? परिप्रेक्ष्य ये है कि तुम्हें आत्मा कारक से जुड़ना होता है। तुम्हारा करियर या तुम्हारा काम आत्मा कारक से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि आत्मा कारक वो ग्रह होता है जिसकी डिग्री सबसे बड़ी होती है। तुम्हारी कुंडली में डिग्री के मामले में सबसे बहुत ताकतवर ग्रह। तो जहां भी तुम्हारा आत्मा कारक रखा है सबसे बारीक एलिमेंट में, और वो सबसे बारीक एलिमेंट क्या है? लग्न चार्ट का सबसे बारीक एलिमेंट है D9 या नवामसा। तो नवामसा हमें बताता है लग्न चार्ट के अंदर मूवमेंट में कि वो बारीक एलिमेंट कहाँ है जहां ग्रह रखा है, जहां आत्मा कारक रखा है। तो जब तुम लग्न चार्ट के हर एक भाव का डिवीजन बनाते हो तो उनमें से हर एक को 9 हिस्सों में बांटा जाता है और हर एक को एक राशि असाइन की जाती है। तो तुम्हारा आत्मा कारक किस 9वें हिस्से में रखा है, वो कौन सी राशि है, और वो राशि नवामसा में कहाँ रखी है? मतलब कि नवामसा में वो कौन सी राशि है, क्योंकि नवामसा का मतलब ही है कि तुम 9 हिस्से बनाओ, फिर नवामसा बनता है, तो वो प्लेसमेंट नवामसा में देखी जाएगी। तो जहां भी तुम्हारा आत्मा कारक सबसे बारीक प्लेसमेंट में रखा है वो नवामसा में देखा जाएगा। तो नवामसा में तुम्हारा आत्मा कारक जहां भी जाता है
जो भी राशि में जाता है वो राशि तुम्हारा कर्कामसा लग्न साइन या तुम्हारा कर्कामसा का अरूण लग्न बन जाती है। तो जब तुम अपने लग्न चार्ट को राशि के नजरिए से कर्कामसा चार्ट में बदलते हो, मतलब कि आत्मा करक जिस राशि में रखा है तुम उसे लग्न मान लेते हो। इतना ही आसान है। मिसाल के तौर पर अगर तुम्हारा लग्न मेष का है और तुम्हारा आत्मा करक नवामसा में मिथुन राशि में रखा है, तो तुम अपने लग्न चार्ट को खुद ही मिथुन में बदल दो। तुम 2 भाव छोड़कर उसे लग्न बना दो। ग्रह राशियों में ही रहते हैं, ग्रह नहीं बदलते। हालांकि अब लग्न बदल जाने के कारण ग्रह अलग अलग भावों में जाएंगे, लेकिन वो अपनी राशियों में ही रहेंगे। तो वो फिर तुम्हें आत्मा करक की सबसे बारीक एलिमेंट में प्लेसमेंट देगा। नवामसा में वो किस राशि में जा रहा है उस राशि को लग्न में बदलकर, और उस कर्कामसा लग्न से 10वां भाव कहाँ है, 10वें भाव का लॉर्ड कहाँ रखा है, अमात्य करक कहाँ रखा है, अमात्य करक कौन सा ग्रह है और वो किस राशि में रखा है, ये सब मायने रखता है। और आखिर में 5वां भाव बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 5वां भाव न सिर्फ 10वें भाव से 8वां होता है, बल्कि ये कौशल या स्किल्स का भाव भी होता है। वो स्किल सेट्स जो लग्न को और 10वें भाव को दिए जाते हैं ताकि वो परफॉर्म कर सके। तो परफॉर्मेंस और जो स्किल्स उस इंसान को दी गई हैं अपना काम, अपना करियर, अपना योगदान, अपना काम करने के लिए, वो सब 5वें भाव और कर्कामसा चार्ट में 10वें भाव के लॉर्ड से जुड़े होते हैं। तो चलो एक उदाहरण से देखते हैं। मैं सोच रहा था कि उदाहरण के तौर पर क्या चुनूं जो एक यूनिवर्सल उदाहरण हो जिससे बहुत सारे लोग खुद को जोड़ सके कुंडली में। तो मैंने सोचा चलो एक ऐसी कुंडली लेते हैं जो सार्वभौमिक तौर पर जानी जाती है। वो शख्स मशहूर होना चाहिए, एक सेलिब्रिटी होना चाहिए, उसके पास नाम और शोहरत होनी चाहिए, और उसका करियर लंबे समय तक स्थिर रहने वाला होना चाहिए। लेकिन साथ ही उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव भी होने चाहिए ताकि हम देख सके कि उसके करियर से जुड़े एक बारीक एलिमेंट में उसकी जिंदगी कैसे बदलती भी रही है। तो मैंने एक भाई साहब की कुंडली चुनी जिनका नाम है टॉम क्रूज। तुम में से बहुत से लोग, मुझे यकीन है, उन्हें जानते होंगे। वो एक शख्स हैं जो लंबे समय से हॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक जाने जाते हैं, हॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक, और दुनिया भर में सबसे मशहूर मीडिया लोगों में से एक, सबसे मशहूर एक्टर। वो अपनी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज और कई और फिल्मों के लिए भी जाने जाते हैं जो उन्होंने बनाई है। उनकी नई फिल्म अगले साल आने वाली है, मेरे ख्याल से, या इस साल के आखिर में, जो टॉप गन सीरीज का दूसरा पार्ट है। मुझे नहीं पता कि वो कोई सीरीज है या नहीं, शायद बन जाए, तो वो अब आने वाली है। तो मैंने सोचा कि मेरे लिए ये उचित है कि मैं टॉम क्रूज की कुंडली चुनूं और उनके कर्कामसा को देखूं और उनके करियर को कर्कामसा के नजरिए से देखूं। अब जब मैं किसी लग्न या किसी परिप्रेक्ष्य पर कोई वीडियो बनाता हूं, तो मैं दूसरों के 1-2 वीडियो भी देखने की कोशिश करता हूं, चाहे वो यूट्यूब पर कोई भी वीडियो हो, बस ये देखने के लिए कि कहीं कोई चीज तो छूट नहीं रही जहां मैं कुछ जोड़ सकूं। तब मजा और भी आता है कि वहां कुछ योगदान कर पाऊं। अगर मैं कुछ देख या जोड़ नहीं पाता तो उतना मजा नहीं आता, वो सिर्फ एक टिक ऑफ होता है, बस एक और वीडियो डाल दिया। लोग तुम्हारी प्लेलिस्ट में आ सकते हैं और वीडियो ढूंढ सकते हैं, और आमतौर पर मुझे कुछ न कुछ और चीज मिलती है जो किसी ने छोड़ दी होती है। तो वहां योगदान कर पाना और उसे आगे बढ़ाना बहुत मजेदार होता है। मैं अपने वीडियोस को एक ज्यादा समग्र परिप्रेक्ष्य से बनाने की कोशिश करता हूं, अलग अलग परिप्रेक्ष्य डालता हूं, और हालांकि इससे वो कभी कभी लंबे हो जाते हैं, लेकिन ये तुम्हें एक साफ तस्वीर देता है, न सिर्फ 70,000 फीट के लेवल पर बल्कि 10,000 फीट के लेवल पर भी, जहां तुम्हें एक और बारीक और करीबी नजारा मिलता है जमीन के और पास, उस एरिया के मैनिफेस्टेशन का जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो जब हम कर्कामसा के बारे में बात करेंगे तो हम उसे और बारीकी से और गहराई से और अलग अलग एलिमेंट्स से जोड़कर देखने की कोशिश करेंगे, जोड़ते हुए उसके काम, टॉम क्रूज के काम को उसकी जिंदगी से, उसके उतार चढ़ाव से और उसकी जिंदगी के उथल पुथल से। टॉम क्रूज का जन्म 3 जुलाई 1962 को सुबह 3:20 बजे सिराक्यूज में हुआ था, जो न्यूयॉर्क में है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है।
उनकी लग्न कुंडली मिथुन लग्न की है, जिसमें सूर्य ठीक लग्न में ही है, राहु, चंद्र और शुक्र दूसरे भाव में है, शनि 8वें भाव में है, केतु और बृहस्पति 9वें भाव में कुंभ राशि में है, और मंगल और बुध दोनों 12वें भाव में वृषभ राशि में है। और बिल्कुल बहुत ही ताकतवर सूर्य लग्न में। उनका चंद्र पुष्यमी या पुष्य नक्षत्र में है, तो उनका जन्म नक्षत्र पुष्यमी है, जो शनि से रूल होता है। तो शनि उनकी जिंदगी के कई मैनिफेस्टेशनों में एक बहुत ही जरूरी ग्रह बन जाता है। तो कई बार शनि कैसे रखा है, शनि के ट्रांजिट क्या है, शनि की अंतर्दशा और शनि की दशा काफी हद तक उनकी जिंदगी का निर्धारण भी करते हैं। अब वापस कर्कामसा पे आते हैं। कर्कामसा को हम कैसे देखते हैं? हम देखते हैं कि आत्मा करक कौन है और अमात्य करक कौन है। अब उनका आत्मा करक बुध है जो 26 डिग्री पर है, और उनका अमात्य करक शुक्र ग्रह है जो 25 डिग्री पर है। उनका बुध मृगशिरा नक्षत्र में रखा है जो मंगल से रूल होता है, जबकि उनका शुक्र आश्लेषा नक्षत्र में रखा है जो बुध से रूल होता है। इसका मतलब है कि उनका अमात्य करक शुक्र सीधे आत्मा करक बुध से जुड़ रहा है कि वो उसके नक्षत्र में रखा है, तो उनका बहुत ही मजबूत कनेक्शन है। कर्कामसा में जाने से पहले ही आत्मा करक और अमात्य करक एक मजबूत कनेक्शन बना लेते हैं। अमात्य करक के आत्मा करक के नक्षत्र में रखे जाने से, जिसका मतलब है कि कई बार उनका अमात्य करक आत्मा करक के कदमों में चलेगा और आत्मा करक को उसके मकसद को हासिल करने में मदद करेगा। तो चलो कर्कामसा से देखते हैं कि क्या वो एक ही तालमेल साझा करते हैं या नहीं। अब क्योंकि उनका आत्मा करक बुध है और आत्मा करक बुध उनका लग्न लॉर्ड भी है और चौथे भाव का लॉर्ड भी है, ये आत्मा करक बुध D9 चार्ट में नवामसा में कहा जा रहा है। मतलब के लग्न चार्ट के सबसे बारीक एलिमेंट्स में जो सबसे बारीक प्लेसमेंट है वो कहा जा रहा है। लग्न चार्ट में हम जानते हैं कि बुध वृषभ राशि में 12वें भाव में है, तो जहां अमात्य करक शुक्र बुध के नक्षत्र में रखा है, वहीं बुध लग्न चार्ट में 12वें भाव में शुक्र की राशि में रखा है। अब जबकि वो लग्न चार्ट में वृषभ राशि में 12वें भाव में मंगल के साथ रखा है, जिसके नक्षत्र में वो रखा है, D9 चार्ट में वृषभ के अंदर ही एक बारीक एलिमेंट में वो कहाँ जा रहा है। अब जब तुम वृषभ राशि को 9 हिस्सों में बांटते हो, तो वृषभ राशि के अंदर के सबसे बारीक साइन में बुध कहाँ जा रहा है। नवामसा में हम देखेंगे कि बुध सिंह राशि में चंद्र के साथ नवामसा में D9 चार्ट में जा रहा है, और वो D9 चार्ट का 11वां भाव है। तो यहाँ पर आत्मा करक 11वें भाव में सिंह राशि में जा रहा है। इसका मतलब है कि आत्मा करक सबसे बारीक एलिमेंट में 11वें भाव में चला गया है। बस इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि 11वां भाव सामाजिक कनेक्शन का, सामाजिक पहचान का भाव है। एक बहुत बड़े समाज के लेवल पर जहां तुम हासिल कर पाते हो और अपनी एक पहचान बना पाते हो, या तो तुम समाज के शीर्ष पर पहुंच जाते हो या फिर तुम्हें समाज में बिल्कुल नीचे देखा जाता है। 11वां भाव यही देता है, और 11वां भाव इच्छाओं और ख्वाहिशों के पूरे होने का भाव भी होता है। तो ये बहुत ही मजबूत प्लेसमेंट है। अब बुध सिंह राशि में चला गया है, और अब अगर तुम सिंह राशि को D1 में कर्कामसा चार्ट में बदलते हो, मतलब कि तुम D1 चार्ट को, जो मिथुन लग्न चार्ट है, और तुम उसे भावों में शिफ्ट करते हो, जबकि सारे ग्रहों को वैसे ही रखते हो, तुम उसे भावों में ले जाते हो, तुम उसे मिथुन से हटाकर सिंह लग्न बना देते हो, सारे ग्रहों को उन्हीं राशियों में रखते हुए। हालांकि अब मिथुन की जगह सिंह लग्न हो गया है, ग्रह अपनी राशियों में ही रहेंगे, लेकिन वो भावों में शिफ्ट हो जाएंगे। तो चलो अब कर्कामसा को देखते हैं। अब कर्कामसा चार्ट में अब जबकि हमारे पास सिंह राशि लग्न है, हमारे पास राहु, शुक्र और चंद्र तीनों 12वें भाव में कर्क राशि में सहयोग कर रहे हैं। तो चंद्र यहाँ बहुत ही मजबूत है। शुक्र भी बहुत मजबूत है, क्योंकि शुक्र 12वें भाव में चला गया है। 12वां भाव मीन राशि की ऊर्जाएं है, जहां शुक्र उच्च का हो जाता है, तो शुक्र भी बहुत ही मजबूत है। अब सूर्य कर्कामसा लग्न का लॉर्ड है और 11वें भाव में चला गया है, तो सूर्य अपने से 11 स्थान दूर 11वें भाव में चला गया है। और D9 चार्ट में आत्मा करक कहाँ रखा था?
बुध सिंह राशि में और 11वें भाव में रखा था। और अब जब हमने उस राशि को लग्न में बदल लिया है, लग्न का लॉर्ड फिर से 11वें भाव में चला गया है, तो अब तुम देख सकते हो कि उसका कर्कामसा और उसका D9 इस वक्त एरिया से कितनी मजबूती से जुड़ रहा है। तो सूर्य फिर से मिथुन राशि में चला गया है, जो D1 का लग्न साइन है, और सूर्य अपने से 11 स्थान दूर चला गया है। अब सूर्य सफलता, चमक, एक सामाजिक स्तर पर बड़ी सफलता को दर्शाता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सूर्य आत्मा भी होता है, और इस तरह आत्मा सूर्य फिर से आत्मा कारक से जुड़ रहा है। वो आत्मा जो बुध है, मिथुन राशि में जा रहा है, जो D1 का लग्न भी है। तो बहुत ही मजबूत प्लेसमेंट है और अपने से 11 स्थान दूर जा रहा है, और इस तरह हॉलीवुड के सुपरस्टार के तौर पर जाना, नाम और शोहरत पाना, और मिथुन राशि के जरिए जो कम्युनिकेशन को, मार्केटिंग और ब्रांडिंग को दर्शाती है। तो उसके पास मजबूत ब्रांडिंग है, तेज दिमाग और एनालिटिकल स्किल्स का इस्तेमाल करके जो बुध दर्शाता है, और फिर अपने लिए नाम और शोहरत बनाने में सक्षम है। अब शुक्र, हमने कहा 12वें भाव में चंद्र के साथ बहुत ही ताकतवर है, तो बहुत ही मजबूत योग बनता है। यहाँ एक राजयोग बनता है और राहु के साथ, जिसका मतलब है बहुत ही अनोखे तरीकों का इस्तेमाल करके सीमाओं के पार नाम बनाना। सीमाओं के पार क्यों? क्योंकि चंद्र और शुक्र कहाँ गए? 12वें भाव में, सीमाओं के पार, राहु के साथ। राहु हर विदेशी चीज के लिए भी खड़ा होता है। और यहाँ चौथा भाव कौन सा है? चौथा भाव यहाँ वृश्चिक है, और वृश्चिक का लॉर्ड मंगल कहाँ रखा है? मंगल 10वें भाव में बुध के साथ रखा है। तो देशी सफलता भी क्रिया से जुड़ी है, और अंतर्राष्ट्रीय सफलता भी, क्योंकि 10वें भाव का लॉर्ड शुक्र जो अमात्य कारक है, 12वें भाव में चला गया है। तो देशी सफलता भी और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सफलता भी। तो वो अमेरिका में भी एक बड़ा सितारा है और दुनिया भर में भी एक बड़ा सितारा है। और अब बुध मंगल के नक्षत्र में रखा गया है, और मंगल चौथे भाव के मालिक भी है। बड़ी संपत्ति, तो बड़े बड़े घर होना, सुपर कार होना। उसके पास दुनिया की सबसे तेज कार बगाटी वेरॉन है, या शायद उसने कोई नई ले ली हो। हर तरह की भौतिक सुविधाएं जिनकी किसी को जरूरत है, वो सब उसके पास है। साथ ही मंगल 9वें भाव का भी लॉर्ड है, तो 9वें भाव का लॉर्ड और चौथे भाव का लॉर्ड, एक केंद्र भाव का लॉर्ड और एक त्रिकोण भाव का लॉर्ड 10वें भाव में जा रहा है। एक मजबूत राजयोग, बहुत ही मजबूत राजयोग। और D1 का लग्न लॉर्ड और आत्मा कारक मंगल के नक्षत्र में जाकर 10वें भाव में मंगल के साथ रखा है, जिसका मतलब है सिर्फ अपने एनालिटिकल स्किल्स का इस्तेमाल करके, मजबूत इच्छाशक्ति का इस्तेमाल करके, मजबूत लड़ने की भावना का इस्तेमाल करके, हर बाधा को, हर प्रतिस्पर्धा को पार करने में सक्षम होना, और हर उस चीज को पार करने में सक्षम होना जो तुम्हारे रास्ते में है। और बड़ी सफलता, सांसारिक सफलता, एक सामाजिक स्तर पर हासिल करने में सक्षम होना, एक बहुत बड़ा सुपरस्टार होना। अब चलो कर्कामसा के और भी बारीक एलिमेंट्स देखते हैं। जैसा मैंने कहा, हम सबसे नीचे तक जाएंगे, बिल्कुल बारीक एलिमेंट्स तक जाएंगे। अब हमने कहा कि 5वां भाव बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो तुम्हें परफॉर्म करने के लिए स्किल्स देता है। सिंह लग्न के मूल निवासी के लिए 5वां भाव क्या होता है? अब जबकि हमने कर्कामसा को सिंह राशि में बदल लिया है, 5वां भाव धनु राशि है, जो बृहस्पति की राशि है। तो बृहस्पति तुम्हें स्किल्स दे रहा है, लेकिन बृहस्पति कहाँ रखा है? बृहस्पति 7वें भाव में रखा है। 7वां भाव क्या है? वो हर कोई और हर वो शख्स जिससे तुम रोजमर्रा के आधार पर जुड़ते हो। तो उसका 5वां भाव जो रोमांस का भाव है, वो 7वें भाव से जुड़ रहा है। तो उसकी शादी उसके काम से जुड़ी रोमांटिक लिहाज से होगी। याद रखना, ये कर्कामसा चार्ट है, और बृहस्पति सूर्य को 11वें भाव में पहल रहा है। और बृहस्पति कहाँ रखा है? बृहस्पति कुंभ राशि में रखा है, जो शनि से रूल होती है। और उसका जन्म नक्षत्र का लॉर्ड क्या है? उसका जन्म नक्षत्र पुष्यमी है, जो शनि से रूल होता है। 11वें भाव का लॉर्ड शनि से रूल होने वाली कुंभ राशि में चला गया है, और सूर्य को 11वें भाव में पहल रहा है। 11वां भाव प्राकृतिक तौर पर 11वें भाव का मालिक है, उसका प्राकृतिक लॉर्ड शनि है।
तो यहाँ बृहस्पति सूर्य को प्राकृतिक राशि में 11वें भाव में पहल रहा है, जिसका प्राकृतिक मालिक शनि है, और वो भी मिथुन राशि में, जो लग्न चार्ट D1 चार्ट का मालिक है, और उसका लॉर्ड बुध 10वें भाव में चला गया है। तो 11वें भाव का लॉर्ड 10वें भाव में चला गया, मतलब के सामाजिक नाम, शोहरत और समाज के लिए कुछ करना या बहुत बड़े सांसारिक स्तर पर कुछ करना तुम्हारा करियर बन जाता है, और उसका इस्तेमाल करना पूरी इच्छा शक्ति के साथ, एक लड़ाकू भावना के साथ, और सब कुछ हासिल करना। और इस तरह तुम्हें करकामसा को देखना चाहिए। और अमात्य करक कहाँ रखा है? अमात्य करक धन के भाव में रखा है, करकामसा में बहुत ही मजबूत प्लेसमेंट में, दोनों 10वां भाव और तीसरा भाव। तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, अपना ब्रांड बनाने का भाव है। तो उसने खुद को ब्रांड किया है, अपने आप को एक अंतर्राष्ट्रीय स्टार के तौर पर ब्रांड करने के लिए बहुत मेहनत की है। और 12वां भाव क्या है? 12वां भाव कल्पना और मनगढ़ंत दुनिया है। 12वां भाव, तुम फिल्में कहाँ देखते हो? तुम एक सिनेमा हॉल में अकेले बैठे हो, शायद दूसरों के साथ बैठे हो, लेकिन फिर भी तुम चुपचाप एकांत में बैठे हो। 12वां भाव सपनों की दुनिया है, मीन राशि का भाव, एक बहुत ही रचनात्मक दुनिया, और तुम्हारा चंद्र भी वहां रखा है। तो चंद्र की रचनात्मकता का उपयोग करके जीवन से बड़ी फिल्में बनाना जो शुक्र दर्शाता है, और फिर दुनिया भर में सीमाओं के पार बड़ी सफलता हासिल करने में सक्षम होना। तो हमने बुध को जोड़ा, हमने मंगल को जोड़ा, हमने सूर्य को जोड़ा, हमने राहु को जोड़ा, हमने शुक्र को जोड़ा, हमने चंद्र को जोड़ा। क्या बचा? शनि और केतु। शनि और केतु कहाँ रखे हैं? मकर राशि में 6ठे भाव में। 6ठा भाव प्रतिस्पर्धा का भाव है। केतु जहां भी बैठता है वो उस भाव के परिणामों को नकारता है, जिसका मतलब है कि प्रतिस्पर्धा तुम पर हावी नहीं हो पाती, या कई बार तुम प्रतिस्पर्धा की परवाह ही नहीं करते, तुम बस अपना काम करते हो। और यही भावना टॉम क्रूज अपने काम में लाता है। वो प्रतिस्पर्धा के बारे में इतना चिंतित नहीं होता, वो बस वही कर रहा होता है जो वो करना चाहता है। दूसरी बात, शनि उन भावों की रक्षा करता है जिनका वो मालिक है, और वो 6ठे, 8वें और 12वें भाव का करक है, और 6ठे भाव में रखा हुआ 12वें भाव को पहल रहा है। इसका मतलब है कि शनि दोनों की रक्षा करता है, 6ठे भाव की बीमारियों से, और साथ ही 12वें भाव की विदेशी भूमि और विदेशी सफलताओं से। और इसलिए कई बार राहु उसे एक मुश्किल जगह पर ला खड़ा करता है। वो बहुत ही रचनात्मक होने की कोशिश करता है, असामान्य चीजें करता है जो वो करता है, जैसे हेलीकॉप्टर उड़ाना सीखना, फिर हेलीकॉप्टर उड़ाना, हवाई जहाज से लटकना, तरह तरह की चीजें, सब बाधाओं के खिलाफ। वो मुश्किल में पड़ता है, फिर वो उसे सफलतापूर्वक पूरा करता है, और वो इसलिए क्योंकि शनि भी बहुत ही रक्षा करने वाला है। लेकिन क्योंकि शनि केतु के साथ रखा है, समय समय पर वो दुर्घटनाओं से भी गुजरता है जहां उसकी हड्डियां टूटती है, जो शनि दर्शाता है, कभी यहाँ कभी वहां मोच आ जाती है। लेकिन क्योंकि शनि 6ठे भाव में रखा है जहां वो बीमारियों और रोगों से रक्षा करने वाला है, वो बहुत ही जल्दी वापस उछाल भी मारता है। वो एक बड़े एक्शन स्टार भी है, जितने जैकी चैन नहीं, लेकिन जैकी चैन ने अपने शरीर की लगभग हर हड्डी तोड़ डाली है, जबकि टॉम क्रूज ने शायद कुछ ही तोड़ी है, निश्चित रूप से जैकी चैन से बहुत कम। तो शनि और केतु दोनों बीमारियों और रोगों से रक्षा करने वाले हैं, प्रतिस्पर्धा को हराने वाले हैं, प्रतिस्पर्धा को दूर रखने में सक्षम है, और लंबे समय तक प्रतिस्पर्धा से काफी आगे रहने में सक्षम है। और सालों साल उस स्थिरता के साथ जो शनि प्रदान कर रहा है। क्यों? शनि जन्म नक्षत्र का लॉर्ड है, और शनि अपने 10वें पहल से पहल कर रहा है, जो कर्म से जुड़ा है, अपने 10वें पहल से तुला राशि को पहल रहा है। तुला शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है और साथ ही तीसरे भाव की प्रतिनिधि भी है, और तीसरे भाव का लॉर्ड 12वें भाव में और अपने से 10वें स्थान पर चला गया है। तो यहाँ शनि अपने 10वें पहल से तुला राशि को पहल रहा है, जो मार्केटिंग और कम्युनिकेशन का तीसरा भाव है, और अमात्य करक की मूल त्रिकोण राशि है। और अमात्य करक अपने से 10वें स्थान पर 12वें भाव में चला गया है, जिसका मतलब है सिर्फ संचार के माध्यम से,
ब्रांडिंग के माध्यम से एक जीवन से बड़ी छवि जो शुक्र दर्शाता है और अपने से 10वां स्थान बनाकर उसे करियर बनाना, कल्पना को जीवन से बड़ा बनाना, अपने करियर को दुनिया भर में एक सपनों की भूमि में, एक काल्पनिक दुनिया में बनाना। 12वां भाव सपनों का, जादुई दुनिया का, साथ ही 8वां भाव जो रहस्यों और जादुई चीजों का भाव है, जिसका लॉर्ड बृहस्पति है, और बृहस्पति 7वें भाव में रखा हुआ लग्न को भी पहल रहा है और सूर्य को 11वें भाव में भी पहल रहा है और शुक्र की राशि तुला को 3रे भाव में भी पहल रहा है और मंगल जिसके नक्षत्र में बुध रखा है वो भी लग्न को पहल रहा है। तो मंगल तुम्हें एक लड़ाकू बनाता है, मंगल तुम्हें लड़ने की क्षमता देता है। शनि और केतु तुम्हारी रक्षा करते हैं। सूर्य तुम्हें बहुत बड़ी प्रशंसा, बहुत बड़ी शोहरत और नाम देता है। बुध, शुक्र और चंद्र तुम्हें वह रचनात्मकता देते हैं जिसकी वजह से तुम वो असामान्य चीजें करते हो जिनके बारे में ज्यादातर लोग सोच भी नहीं सकते, अभूतपूर्व चीजें, और फिर तुम उस जादुई दुनिया को बनाने में सक्षम हो जिसमें हम सब जाते हैं और हम सब डूब जाते हैं और हम आनंद लेते हैं। अब कुछ और परिप्रेक्ष्य। 12वां भाव शय्या सुख का भाव भी है और राहु और शुक्र के साथ चंद्र का मतलब है कि वो 3 अलग अलग रिश्तों और असामान्य रिश्तों से भी गुजरा है। उसकी पहली पत्नी उससे काफी बड़ी थी, दूसरी पत्नी वो उससे सिर्फ 5 साल बड़ा था, लेकिन वो एक विदेशी भूमि से थी, वो ऑस्ट्रेलिया से थी, निकोल किडमैन, और तीसरी पत्नी जिससे उसने शादी की, केटी होम्स, वो फिर से उससे काफी छोटी थी। एक और छोटा सा किस्सा, उसकी तीनों पत्नियों को उसने तलाक दिया जब वे सब अपने 33वें वर्ष में थीं। मतलब कि उनके 34वें जन्मदिन से ठीक पहले जब वे अपने 33वें वर्ष में थीं, उसने तीनों को तलाक दे दिया। और साइंटोलॉजी के अनुसार, क्योंकि वो एक अलग धर्म से है, उसने 3 अलग अलग दूसरे धर्मों के लोगों से शादी की जो उसके धर्म को नहीं मानते। 12वां भाव परोपकार से भी जुड़ा है, जिसका मतलब भी है प्यार से उन्नति पाना या प्यार से पवित्रता पाना या प्यार से या प्रेम से ठीक हो जाना। और 33वां वर्ष 3 और 3 क्या है? 3 की ऊर्जा मिथुन की है और 2-3 मिलकर 6 है, जो बुध की ऊर्जा है, जो कन्या राशि की ऊर्जा है। और बुध उसका आत्मा करक है और उसका लग्न लॉर्ड है और D1 चार्ट में उसका चौथा लॉर्ड भी है और चौथा भाव वैवाहिक सुख को दर्शाता है। तो तुम देख सकते हो उसका करकामसा उसके करियर से जुड़ रहा है क्योंकि उसने अपने करियर से लड़कियों से शादी की और शादी की वजह से तुम्हें और नाम और शोहरत भी मिलती है, तुम्हें बहुत बड़ी ब्रांडिंग भी मिलती है जिससे तुम शादी करते हो क्योंकि उस देश के लोग भी तुमसे प्यार करने लगते हैं। तो और भी बहुत से ऑस्ट्रेलियाई उसे फॉलो करने और प्यार करने लगे क्योंकि उसने निकोल किडमैन से शादी की थी। तुम्हें एक बड़ा ब्रांड मिलता है। जब एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट ने एक दूसरे से शादी की, वो ब्रैंजेलिना के नाम से जाने जाते थे, उनका संयुक्त ब्रांड बहुत बड़ा हो गया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, फोर्ब्स पत्रिका कहती है, बहुत सारी पत्रिकाएं कहती हैं कि जब 2 सेलिब्रिटी एक दूसरे से शादी करते हैं तो उनका संयुक्त ब्रांड बहुत बड़ा हो जाता है। और इसने उसके व्यक्तित्व को भी बढ़ाया, इसने उसकी सफलताओं को भी बढ़ाया। और इसलिए टॉम क्रूज एक ऐसे शख्स के तौर पर जाना जाता है जो न सिर्फ एक सुपरस्टार है बल्कि एक बहुत बड़ा मेगास्टार है। दुनिया भर के अरबों लोगों द्वारा प्यार किया जाता है। शायद अरबों लोगों ने उसकी फिल्मों का इंतजार किया। पिछले 25 सालों में लगभग उसका करियर स्थिर रहा है। उसकी पहली टॉप गन फिल्म और उसकी पहली मिशन इम्पॉसिबल फिल्म से लेकर, और वो शख्स अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो दोस्तों, ये रहा करकामसा का मेरा विश्लेषण। मैंने इसे जितना हो सके उतना विस्तृत रखने की कोशिश की है, लेकिन मैंने इसे अभी D10 और D1 के 10वें भाव से नहीं जोड़ा है। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम D1 चार्ट, D10 चार्ट और करकामसा के 10वें भाव की संयुक्त ताकत को कैसे देखते हो और देखते हो कि वो आपस में कैसे बातें कर रहे हैं, तालमेल बना रहे हैं, ताकि किसी के करियर को मैनिफेस्ट कर सके। तो दोस्तों, अपनी खुद की कुंडली में झांको, अपने करकामसा को अच्छी तरह से समझो, देखो कि वो तुम्हारे D10 और तुम्हारे D1 से कैसे जुड़ रहा है, ताकि जब मैं अगली वीडियो लेकर आऊं, शायद अगले कुछ दिनों में,
तुम्हें पता हो कि तुम्हें किस चीज के लिए तैयार रहना है और तुम उस वीडियो को अपनी कुंडली के नजरिए से गहराई से देख सको। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम मुझसे एक निजी परामर्श लेना चाहते हो तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करो। किसी और समय तक किसी और वीडियो के साथ ये रहे तुम्हारे दोस्त और गाइड इरफान, साइन करते हुए। नमस्कार।